Hello everyone. So today we are going to start chapter 19 of class 11th biology, that is excretory product and their elimination. शुरुआत करेंगे अमोनिया से. अमोनिया कैसे एक्सक्रीट होता है, कौन एक्सक्रीट करता है. तो चलो शुरू करते हैं. प्रोटीन जो होता है जिसका हम इंटेक करते हैं वो मेटाबॉलिज्म के बाद अमाइनो एसिड हमें देता है. अमाइनो एसिड का डीअमाइनेशन होता है जिसके बाद हमें अमोनिया मिलता है. ठीक है, क्या बताया मैंने? प्रोटीन से अमाइनो एसिड से अमोनिया. ठीक है, अमाइनो एसिड क्या मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस ये होता है. 1 ग्राम अमोनिया में 500 मिलीलीटर H2O होता है. मतलब इतना वाटर ये कंसिस्ट करता है अपने 1 ग्राम में. ATP रिक्वायर नहीं होती इसके एलिमिनेशन में. एक्सक्रीटेड थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन. बॉडी सरफेस से एक्सक्रीट होता है डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू. ठीक है, हाईली टॉक्सिक है, ये याद रखना है. अमोनिया प्रोसेस जो होता है, अमोनिया प्रोटीन से अमोनिया जो बना उस प्रोसेस को हम अमोनोटिलिज्म कहते हैं. और एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं. अमोनोटैलिक. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं. बहुत सारे जो मैंने ये लिखे हैं ये एनसीईआरटी में नहीं है, 4-5 एनसीईआरटी में है, वो भी मैंने यहाँ कवर कर रखे हैं. प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोलिन्ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस और एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा यानी प्रॉन, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फिया, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं जिन पे मैंने ये स्टार वाला सिंबल लगा रखा है. ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं. प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, कोलिन्ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केल्मिन्थेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा, प्रॉन, मैनी बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबिया. ठीक है, अब बात करेंगे कि ये अमोनिया जो है सब्सटेंस हमारा, ये प्रोड्यूस कहाँ से होता है. चाहे अमोनिया है चाहे यूरिया है, ठीक है, वो सारे हमारे लीवर से प्रोड्यूस होते हैं. अब सेकंड हम बात करेंगे यूरिया की. यूरिया भी एक एलिमेंट्री सब्सटेंस है. लीवर में अगेन ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम अमोनिया एंड CO2 बाय ऑर्निथीन साइकिल. ऑर्निथीन साइकिल नाम का एक प्रोसेस होता है जिसके बाद अमोनिया और CO2 से हमारे लीवर में यूरिया प्रोड्यूस होता है. ये एलिमिनेटेड होता है किडनी के थ्रू. ट्रांसपोर्टेड होता है ब्लड प्लाज्मा में. यूरिया ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. एलिमिनेट कौन करेगा? किडनी. प्रोड्यूस कहाँ हुआ? लीवर में. एनिमल्स जो है यूरिया को जो एक्सक्रीट करते हैं उन्हें हम यूरियोटैलिक कहते हैं. अमोनिया को जो कर रहे थे अमोनोटैलिक थे, यूरिया वाले यूरियोटैलिक हैं. 1 मिलीलीटर ब्लड में 18 से 38 mg यूरिया कंसिस्ट करता है, ये मतलब होता है. पहले वाले में क्या था? 1 ग्राम जो है 1 ग्राम था ना, 1 ग्राम में 500 मिलीलीटर वाटर था अमोनिया के केस में. अब इसमें 18 से 38 mg यूरिया में जो है 100 ml ब्लड होता है. और यूरिया क्या करता है, मतलब इसका एक और काम होता है इंक्रीज ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड. जो बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी होती है ये उसको भी इंक्रीज करता है. ये आगे डिटेल में समझ आ जाएगा हमें जब हम पढ़ेंगे काउंटर करंट वाला टॉपिक और पूरा उसका स्ट्रक्चर. ठीक है, एग्जाम्पल है इसके मैमल्स, मराइन फिश, एम्फीबिया, अर्थवर्म. ठीक है, हम मैमल्स में आते तो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं हम, मराइन फिश, एम्फीबिया और अर्थवर्म. ठीक है, यूरिक एसिड इसकी बात करते हैं. यूरिक एसिड क्या होता है? लीस्ट टॉक्सिक. हाँ, यूरिया की बात करें तो अमोनिया जो है सबसे ज़्यादा हाईली टॉक्सिक है. अमोनिया के बाद यूरिया उससे कम टॉक्सिक है. और यूरिक एसिड की बात करें ये सबसे ज़्यादा कम टॉक्सिक है. ये लीस्ट टॉक्सिक हमारा सब्सटेंस होता है यूरिक एसिड. ठीक है, ये H2O के कंजर्वेशन के लिए होता है. मतलब इसमें जो है H2O का लॉस बहुत ही मिनिमम होता है. और देखिए ये रिक्वायर्ड मिनिमम H2O इन फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट. मतलब इनका जो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है ये पैलेट या पेस्ट की फॉर्म में होता है. एनिमल्स को हम यूरिकोटैलिक कहते हैं. पहले अमोनोटैलिक
देन यूरियोटैलिक एंड नाउ यूरिकोटैलिक। एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल। बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन जो है नीट में पूछे जाते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया कहाँ फाउंड होता है? हमारी हेपेटिक वेन में। हेपेटिक वेन कौन सी हुई? हमारी लीवर। वो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था, हेप्टिक पोर्टल सिस्टम वाला, है ना, वो लीवर में। ये लीवर से रिलेटेड है। मतलब हमारा जो यूरिया मैक्सिमम अमाउंट में यूरिया कहाँ पाया जाता है? हेपेटिक वेन में। क्यों? मैंने यहाँ लिखा था यूरिया प्रोड्यूस्ड इन लीवर फ्रॉम अमोनिया एंड CO2। लीवर में प्रोड्यूस होने के बाद पहले तो लीवर में मैक्सिमम अमाउंट में होता है, उसके बाद वो किडनी तक जाता जाता और लॉस भी तो होता है ना यूरिया का। तो मैक्सिमम अमाउंट में तो यूरिया हमारी हेपेटिक वेन में होता है और मिनिमम अमाउंट में हमारी रेनल वेन में, जो हमारी किडनी, रेनल वेन हमारी किडनी में होती है। किडनी वाले में जो है हमारा मिनिमम अमाउंट ऑफ यूरिया होता है। ह्यूमंस में बात करें, यूरिया, ठीक है, एक्सक्रीट प्रोटीन इन यूरिया फॉर्म। प्रोटीन एक्सक्रीट करते हैं यूरिया के फॉर्म में, प्रोटीन से अमाइनो एसिड, उसके बाद उससे जो है हमारा डीअमाइनेशन हुआ, डीअमाइनेशन से हमारा अमोनिया बना। अब देखो न्यूक्लिक एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं, हमें पता है, प्यूरिन और पायरामिडाइन। ठीक है, प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड को एलिमिनेट करता है। पायरामिडाइन जो है आइसोब्यूट्रिक एसिड एंड एलिनिन फोम। उसके बाद बात करें न्यूक्लिक एसिड जो मैमल्स में होता है वो एलेंटोनिन फोम। न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट होता है, मैमल्स की बात कर रहे हैं, कन्वर्ट होकर एलेंटोनिन फोम में कन्वर्ट हो जाता है। दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड है, प्यूराइन, पिरिमिडाइन। प्यूरिन जो है वो यूरिक एसिड को जो है क्या करता है, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन, मतलब एक्सक्रीशन नहीं, प्यूरिन जो है यूरिक एसिड के फॉर्म में बनता है, कन्वर्ट होता है। पायरिमिडाइन आइसोब्यूट्रिक एसिड एंड एलिनिन फोम। बेंजोइक एसिड, हाइपोरिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइपोरिक एसिड। लीवर बिकम फंक्शनलेस। अगर लीवर हमारा जो है फंक्शनलेस हो जाएगा तो क्या होगा? अब लीवर में जो है अमोनिया और CO2 से हमारा यूरिया बन रहा था, तो क्या होगा अगर लीवर फंक्शनलेस हो गया? तो अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। किडनी फंक्शनलेस हो गई तो क्या है, यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की कुछ और उनके एग्जाम्पल। प्रोटोन, ये हमारे NCERT में दे रखे हैं। प्रोटोनेफ्रीडिया, जिन्हें हम फ्लेम सेल्स भी कहते हैं, वो होते हैं हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस, फ्लैटवर्म्स, रोटीफोर्स, एम्फियोकस और सिफेलोकोर्डेटा। कौन कौन? दोबारा रिपीट करती हूँ। प्रोटोनेफ्रीडिया हमारा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। फ्लेम सेल्स जिसको हम कहते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस यानी फ्लैटवर्म्स, रोटीफर्स, एम्फियोकस, सिफेलोकोर्डेटा। डन। नेफ्रीडिया, अर्थवर्म, एनिलिडा। ठीक है, नेफ्रीडिया कौन? अर्थवर्म, एनिलिडा। माल्फिजियन ट्यूब्यूल, इंसेक्टा, कॉकरोच। माल्फिजियन ट्यूब्यूल को आप कैसे याद रख सकते हो? मतलब इंसेक्टा, कॉकरोच से हमने रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था। इंसेक्टा में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन उनका ट्रैकियल ट्यूब्यूल होता है ना, तो वहीं से याद रखना कि थोड़ा सा ट्यूब्यूल, उसमें भी था ट्यूब्यूल, इसमें भी इंसेक्टा और कॉकरोच। ये याद, यहाँ से मतलब आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड जिसे कहते हैं, वो हमारे क्रूस्टेशिया क्लास प्रॉन्स में होता है। ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब पूछा जा, ऐसा ही पूछा गया है पहले भी नीट में। एंटीनल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, क्रूस्टेशिया क्लास प्रॉन्स। ऑर्गन्स ऑफ बोजेनस, ये तो हमारे NCERT में नहीं है लेकिन फिर बता देती हूँ। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, कीबर्स। ऑर्गन जो होता है मोलस्का, ऑर्गन ऑफ बोजेनस मोलस्का। किडनी, वर्टिब्रेट्स यानी हम में किडनी है। अब बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारी डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। रेनल पेल्विस जो है, आप डायग्राम में देखोगे, NCERT की बुक में है हमारे, रेनल पेल्विस जो है वो यूरिटर का पार्ट होता है। और डेट्रूसर मसल एक होती हैं जो यूरिनरी ब्लैडर की मसल वॉल होती है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम की जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर बनी होती है। अब कुछ बेसिक पॉइंट अगर पढ़े तो क्या, हमारे पास दो किडनी होती है, यानी पेयर ऑफ किडनी, और क्या, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिथ्रा और दो यूरिटर। ठीक है, ये दो किडनी, दो यूरिटर, एक यूरिनरी ब्लैडर, एक यूरिथ्रा। डन। बात करते हैं किडनी। अब किडनी हमारी एक बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब जैसे राजमा का दाना होता है ना, मतलब ऐसा ही जो है हमारी किडनी का स्ट्रक्चर
होता है, इसकी अपीयरेंस होती है। तो लेंथ वाइज बात करें, किडनी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अगर बात करें इसकी विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर। थिकनेस की बात करें तो 2 से 3 सेंटीमीटर। कैसे याद रख सकते हो, 2 3, ठीक है, 4 मिसिंग है, 5 7, 8 9 मिसिंग है, 10 12, 2 3 5 7 10 12, ठीक है। यहाँ से जो हमारी किडनी का ये जो ऐसा डिप्रेस्ड वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमारी हाइलम होती है। हाइलम क्या करती है, मतलब यहीं से हमारी रेनल विन और अपनी आर्टरी, रेनल आर्टरी जो है यहीं से एंटर एग्जिट करती है। तो हाइलम क्या होता है, एक साइट है, ये लोकेशन है बहुत सारे नर्व्स, ब्लड वेसल्स और यूरिटर की एंट्री और एग्जिट की। डन। किडनी रेट्रोपेरिटोनियल होती है। रेट्रोपेरिटोनियल क्या होता है, अब देखो ये है हमारा एब्डोमिनल कैविटी वाला पार्ट, ये हमारा स्टमक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसा ही बना है, लेकिन आप समझ जाओ ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब ये जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, इसकी भी एक कवरिंग होती है, ठीक है। ये जो कवरिंग है इसे हम पेरिएटल पेरोटीनियम कहते हैं, पेरिएटल पेरोटीनियम। उसके बाद ये जो हमारा स्टमक था, ठीक है, स्टमक है, था नहीं है, इसकी जो कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसे हम विसरल पेरोटीनियम कहते हैं, विसरल पेरिटोनियम। और जो इसके अंदर होती है, सॉरी बाहर नहीं होती है कवरिंग, ये हमारे उसके कैविटी के अंदर ये कवरिंग जो है इसे हम पेरिएटल पेरोटीनियम कहते हैं। और इस कवरिंग के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन हमारी किडनी जो है इस पेरिएटल पेरोटीनियम के बाहर होती है, मतलब अंदर नहीं होती, इसलिए हम इसे रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कहते हैं, किडनी को रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। तो उम्मीद है समझ आया होगा। अब हम अपने किडनी के स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये हमारी किडनी, ठीक है, इसके ऊपर ये जो राउंड राउंड फैट कैप्सूल लगे, फैट कैप्सूल एक्यूमुलेटेड होते हैं यहाँ पे, ये प्रिवेंट करते हैं किडनी को, मतलब आउटर इंजरी से, क्योंकि हमारी किडनी बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होती है हमारी किडनी, डेलिकेट ऑर्गन है किडनी हमारा। तो फैट कैप्सूल जो है इसे प्रिवेंट करते हैं इंजरी से, ठीक है। और उसके बाद अगर अंदर बात करें, ये ऊपर वाला जो है किडनी हमारी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक हमारा कोर्टेक्स रीजन और अंदर का जो ये रीजन होता है ये हमारा मेडुला रीजन होता है, कोर्टेक्स मेडुला। अब मेडुला रीजन के अंदर ट्रायंगुलर शेप के ऐसे ये कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम मेडुला पिरामिड कहते हैं। अब आप पिरामिड देखो, ऐसा ही है ना, पिरामिड जैसा, उल्टा पिरामिड है हालांकि, तो इसे ऐसे याद रखना कि मेडुला रीजन में पिरामिड की शेप में ये मेडुला पिरामिड्स होते हैं। डन। क्या बताया, 4 चीज़ें बताई है, फैट कैप्सूल बताया है, कोर्टेक्स बताया है, मेडुला बताया है, मेडुला पिरामिड बताया है अभी तक मैंने। डन। बात करें कि ये जो है हमारा, हाँ, माइनर कैलेक्स, माइनर कैलेक्स क्या होता है, यहाँ पे हमारे छोटे छोटे जो हैं ये स्ट्रक्चर जिसे आप देख पा रहे नहीं, माइनर कैलेक्स से पहले हम यहाँ पे इस कोलम ऑफ बर्टीनी की बात कर लेते हैं। ये कोर्टेक्स रीजन था हमारा, कोर्टेक्स रीजन जो है थोड़ा थोड़ा जो मेडुला पिरामिड्स हैं इनके बीच में आ जाता है, मतलब इनके बीच में सिचुएटेड आप देख पा रहे होगे। तो इसे हम कोलम ऑफ बर्टीनी या फिर रेनल कोलम कहते हैं। क्या कहते हैं, रेनल कोलम कहते हैं। उसके बाद देखो ये जो हमारा मेडुला पिरामिड है, यहाँ पे जो हमारा यूरिन है ना, यूरिन यहाँ पे सिक्रीट होता है हमारा, मतलब ऐसे बहुत कम अमाउंट में होगा यहाँ, ठीक है। तो वो जब नीचे आता है तो यहाँ पे मतलब थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे वो एक ऐसे अपना मतलब क्या होता है, वो नीचे आता तो मतलब ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है इसकी पिन पे, तो जो छोटे फिर वो एक दूसरे से ऐसे मिल जाती हैं। तो जो छोटे साइज़ में होंगे उसे हम माइनर कैलेक्स कहते हैं फॉर यूरिन, मैंने बताया। और जो थोड़े बड़े हैं मेजर कैलेक्स उन्हें कहते हैं। यहाँ पे हमारी फिर किससे ये जो सारी माइनर और मेजर कैलेक्स हैं ये 15 हाँ, जो हमारी मेडुला पिरामिड होती है ना वो हमारी दोनों किडनी में 15 से 20 अमाउंट, मतलब 15 से 20 होती है, मतलब दोनों में, ठीक है, इंडिविजुअली 15-20। उसके बाद जो ये हमारे माइनर कैलेक्स और मेजर कैलेक्स है ये यहाँ पे रेनल पेल्विस में रेनल पेल्विस बना लेते हैं, इसमें जाके मिल जाते हैं। जिसके बाद ये जो हमारा क्या है यूरिटर के थ्रू हमारा जो है यूरिन पास हो जाता है।
आपको मैं बता दूं कि जो हमारी एक किडनी होती है, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं। एक किडनी में 1 मिलियन यानी 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। यानी अगर हम दोनों किडनीज की बात करें तो कितने हमारे 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं हमारी किडनी में। तो आप देखो किडनी ही छोटी होती है, जब किडनी का साइज ही इतना बड़ा नहीं होता तो नेफ्रॉन्स कितने छोटे होंगे। फंक्शन की बात करेंगे, किडनी का स्ट्रक्चर हमने समझ लिया, फंक्शन पे आते हैं। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम ब्लड, जो हमारा किडनी है उसका क्या फंक्शन होता है, वेस्ट को ब्लड से रिमूव करती है, यूरिया और क्रिएटिनाइन, ठीक है, जो वेस्ट होते हैं। रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्लड, ड्रग्स वो वाली नहीं जो मतलब वो अपनी ऐसे कैफीन वगैरह, ये नहीं, ड्रग्स जैसे हम अब कोई दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, गोलियाँ खाते हैं पैरासीटामोल की या फिर मतलब ऐसे कोई, उनका भी रिमूवल करता है ब्लड के थ्रू। रेगुलेटरी फंक्शन क्या रेगुलेट करता है, आयरन कंसंट्रेशन ब्लड में, H2O की कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन, पीएच ब्लड का, आयरन की कंसंट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद एंडोक्राइन एक्टिविटी, हार्मोन का जो है ये वो करता है क्या, रेगुलेशन, ट्रांसपोर्ट करता है हार्मोन्स को। अरिथ्रोपोइटीन, इसे हम कहते हैं आरबीसी की फॉर्मेशन में जो मदद करता है। अरिथ्रोपोइटीन हमने सर्कुलेटरी वाले चैप्टर में पढ़ा था, जो ऑर्गन मदद करे आरबीसी की फॉर्मेशन में उसे हम अरिथ्रोपोइटीन कहते हैं, उस प्रोसेस को अरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। किडनी वही एक ऑर्गन है आरबीसी फॉर्मेशन। अब बात करेंगे किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, मैंने बताया 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी, दैट इज टोटल कितने हो गए, 2 मिलियन नेफ्रॉन, 20 लाख। नेफ्रॉन जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, ठीक है। जैसे हमारे उसमें रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में लंग्स की फंक्शनल यूनिट कौन सी थी, एल्वियोली। अब नेफ्रॉन में क्या है, अब जैसे हार्ट में क्या थी, ऐसे नोड, पेसमेकर ऑफ हार्ट जिसे कहते थे, किडनी में ऐसे ही नेफ्रॉन है, ठीक है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट किडनी की नेफ्रॉन। ट्यूब ऑफ एपिथेलियल सेल्स और टिश्यूज, नेफ्रॉन क्या होती है, एक एपिथेलियल सेल की या टिश्यू की ट्यूब है। अब इससे पहले मूव करने से पहले यहाँ से हम एक बार ये समझेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। ये बहुत मदद, अगर ये अभी आपने समझ लिया तो ये बहुत यूजफुल है, मतलब आगे मदद हो जाएगी। एक एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा मस्कुलर एंड फोर्थ वन नर्वस। एपिथेलियल जो है एक स्क्वेमस होता है, ठीक है, ऐसे बिल्कुल फ्लैट। दूसरे टाइप का क्यूबोडियल ऐसे, तीसरे टाइप का ऐसे लंबा कोलमनार, ठीक है। और यहाँ देखना, अगर ध्यान से देखोगे, मैं थोड़ा सा इसको जो है जूम कर देती हूँ, ये है हमारा 4th टाइप। ये जैसे ऐसे ऐसे रेक्टेंगल के ऊपर ऐसे ये लगे होते हैं सीलिया से, यहाँ पे ये हमारा टारगेटेड टिश्यू या जो भी होगा, ये क्या करेंगे, ये जो सीलिया लगे होते हैं ना, ये इसको ट्रैप करके इसके जो है स्पेसिफिक जगह पे पहुंचाते हैं। ये इसे हम सीलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं। ये 5th वन हमारा माइक्रोविलाई होता है, जो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, माइक्रोविलाई। 5 पड़े एपिथेलियल में, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोलमनार, सीलिएटेड, माइक्रोविलाई। कनेक्टिव टिश्यू है एक, मस्कुलर है एक, नर्वस है। डन। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की। पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा जो है ये डायग्राम से समझेंगे, ठीक है, मैंने लिख रखा है, पहले चलो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। ग्लोमेरुलस होता है, रेनल ट्यूब्यूल में हमारे बोवेंस कैप्सूल होती है, पीसीटी होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है, लूप कोर्टेक्स रीजन में, लूप ऑफ हेनले होती है मेडुला रीजन में, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होती है कोर्टेक्स रीजन में, ठीक है, डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। अब ये जो है हमारा, ये आप जिसे देख पा रहे हो, ये ऐसे मैंने ब्लैक पेन से ऐसे राउंड सी शेप का ऐसे कप सा कुछ ऐसा आपको लग रहा होगा, ये हमारी जो होती है ये ऊपर, ये इसे हम अपनी बोमेंस कैप्सूल कहते हैं, ठीक है। ये बोमेंस कैप्सूल होती है यहाँ पे जो है। इसके बाद चलो पहले बेसिक बात करेंगे, फिर डीप में जाएंगे। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल पता चल गया, स्टार्टिंग बोमेंस कैप्सूल ऊपर, डन। उसके बाद हमारी आती है ये ऐसे राउंड, और ये हमारी पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। याद ऐसे रखा जा सकता है कि भाई पीसीटी पहले थी, डीसीटी कब थी, ऐसे कैसे। तो बोमेंस कैप्सूल, जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, हाथ के पास जो होगा प्रोक्सिमल, प्रोक्सिमल क्या होता है, प्रोक्सिमिटी क्या होती है, पास, ठीक है, पास वाला। तो प्रोक्सिमल यानी बोमेंस कैप्सूल के पास, तो पहले कौन सा, पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डन। फिर ये ऐसे गया, ऐसे राउंड राउंड हुआ, ये जो ऐसे
जा रहा है ऊपर की साइड, ये है हमारी हेनलेस लूप। क्या है? हेनलेस लूप। ये हमारा हेनलेस लूप हो गया। नेक्स्ट हमारा जो एंड में है ये है हमारा डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। पता चला बोमेंस कैप्सूल, फिर पीसीटी, फिर हेनले लूप, फिर डीसीटी। डन। एक बार हम ये और जानेंगे कि भाई इनमें जो टिश्यू है एपिथेलियल टिश्यू वो कौन सा होता है। ठीक है, मैंने 5 पीछे बताए थे, अब जानते हैं। बोमेंस कैप्सूल में स्क्वेमस होता है, स्क्वेमस सिंपल, देखिए ये बना रखा मैंने स्क्वेमस। पीसीटी में होता है ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल, देखो ये रहा हमारा ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल। ठीक है, उसके बाद हेनलेस लूप में बात करें, इसमें भी सिंपल स्क्वेमस होता है। डीसीटी में बात करें तो इसमें सिंपल क्यूबॉइडल होगा, सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, आप देखो ये जो है बोमेंस कैप्सूल के ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारी है आर्टरी सी, आपको जो दिख रही है ये है हमारी अफेरेंट आर्टरियोल। क्या है? अफेरेंट आर्टरियोल। अफेरेंट आर्टरियोल जो क्या कंसिस्ट करती है, क्या लेकर आती है? अफेरेंट। ए है यहाँ पे, AFFERENT। ठीक है, यूरिया यहाँ पे जाके ये एक स्ट्रक्चर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस जो है वो यूरिया और H2O को बोमेंस कैप्सूल में जो है एक्सक्रीट आउट करवा देता है। ठीक है, इसमें इसको निकाल देता है और उस जगह को हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस के बाद ठीक है, अब हमारा ये क्या है? इफेरेंट आर्टरियोल। इससे आगे हमारी क्या होगी? इफेरेंट आर्टरियोल चालू हो जाएगी। अब इफेरेंट आर्टरियोल, अब हमने तो ये पढ़ा था कि भाई आर्टरी के बाद विंस होती हैं, अब आर्टरी के बाद फिर एक और आर्टरियोल, क्योंकि हमारी विन का तो काम होता है कि भाई वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है पूरी अपने हार्ट के पास। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहाँ पे है ही नहीं ना, अफेरेंट आर्टरियोल। अभी CO2 ही तो है, यूरिया और H2 इसमें डाला है तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं ना। तो इसलिए ये जो है अपनी इफेरेंट आर्टरियोल ये फर्दर कंटिन्यू करेगी आगे मूव करना, और ये एक ऐसे वीना कावा बना लेती है फिर ऐसे पूरा राउंड करके। ठीक है, तो हाँ पहले ये समझो कि ये जो इससे बोमेंस कैप्सूल और पीसीटी हमारा कोर्टेक्स में था ना, यहाँ तक का हमारा कोर्टेक्स रीजन होता है। पीसीटी ये नीचे जो मूव करता है ना फिर ये ऐसे, ये हमारा मेडुला रीजन में चला जाता है। ठीक है, आगे एक और डायग्राम उससे अच्छा समझ आएगा। डीसीटी फिर हमारा ऊपर कोर्टेक्स में चला जाता है, समझ आया। और जो ये इफेरेंट आर्टरियोल फर्दर जो है अपना डिवाइड होती है, इसको हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ठीक है, हेनलेस लूप 2 होती हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी जो घटते क्रम, तो ऊपर से नीचे यानी छोटी हुई तो डिसेंडिंग, अब नीचे से ऊपर तरक्की कर रही है तो असेंडिंग लूप, ऊपर की साइड। डन। तो फिर ये क्या होगा? जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होगी अब उसमें क्या है? ऑक्सीजन होगा, क्योंकि इफेरेंट आर्टरियोल में नहीं। इफेरेंट आर्टरियोल आगे फर्दर जो है अपना वो करेगी, डिवाइड होगी पेरिट्यूबुलर कैपिलरी में, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन फिर अपना मूव करेगा अपने इसके हेनलेस लूप के अंदर। इस डायग्राम से देखो, पोजीशन देखते हैं। ये है हमारा किडनी में रेनल आर्टरी। ठीक है, अब देखो ये था हमारा मेड्यूला पिरामिड। ये जो रेनल आर्टरी है हमारी आगे फर्दर डिवाइड करके मेड्यूला इसको पिरामिड को ऐसे कवर कर लेती है। ठीक है, जो आगे फर्दर बहुत सारी नेफ्रॉन्स में जो है डिवाइड होती है, जो मैंने 1 मिलियन बताया था, तो छोटी ऐसे डिवाइड होती है। यहाँ पे जो है नेफ्रॉन्स में इस मेडुला पिरामिड से ऊपर कोर्टेक्स रीजन में हमारी बोमेंस कैप्सूल होती है। ये रही हमारी बोमेंस कैप्सूल कोर्टेक्स रीजन में। इससे नीचे आई ये हमारी क्या है? पीसीटी से ये हेनले लूप आ गई हमारी मेडुला रीजन में, फिर ये ऊपर गई हमारी डीसीटी। डन। अब देखो यहाँ इसका जो है एलोबरेटिव डायग्राम, ये बोमेंस कैप्सूल अफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, अफेरेंट आर्टरियोल से ये क्या? ग्लोमेरुलस यूरिया और H2O को जो है बोमेंस कैप्सूल में रिलीज करता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस बंच ऑफ कैपिलरी होता है, ये बंच ऑफ कैपिलरी। इससे हमारी इफेरेंट आर्टरियोल निकली। ठीक है, इफेरेंट आर्टरियोल जो है फर्दर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, बहुत सारी कैपिलरीज में जो है ये डिवाइड हुई। उसके बाद जो है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है रेनल विन को। तो ऐसे हमारा स्ट्रक्चर, और हमेशा ध्यान रखना है इफेरेंट आर्टरियोल जो है हमेशा इफेरेंट आर्टरियोल से थिकर होती है। मतलब जो इफेरेंट आर्टरियोल है इसका डायमीटर इफेरेंट आर्टरियोल से ज़्यादा होता है। डन।
क्या बताया मैंने, ये हमारा एफेरेंट आर्ट्रियोल, यूरिया और H2O ग्लोमेरुलस, यानी हमारा जो बंच ऑफ कैपिलरी बोमेंस कैप्सूल में कर दिया अपना रिलीज। बात करें फिर आई हमारी एफेरेंट आर्ट्रियोल, CO2 ब्लड जिसमें था, फर्दर डिवाइड हुई बहुत सारी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो प्रोवाइड करती है ऑक्सीजन, रेनल विन को, रेनल विन ऑक्सीजन को फिर हमारी जो है आगे पास करती है। बात करें वासा रेक्टा, वासा रेक्टा जो एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी होती है विच लूप्स अराउंड लूप ऑफ हेनले, जो हमारी लूप ऑफ हेनले थी ना, मैंने बताई हाँ वासा रेक्टा, ये लूप ऑफ हेनले इसको ऐसे पूरा राउंड मतलब इसको कवर करती है, ठीक है। वासा रेक्टा आप अपने NCERT की बुक में डायग्राम भी देख सकते हैं। उसके बाद बात करें नेफ्रॉन, नेफ्रॉन दो तरीके का होता है, कोर्टिकल और अपना जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कोर्टिकल और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कोर्टिकल जो होता है वो मतलब छोटा होता है साइज में और उसका बहुत छोटा पोर्शन, यहाँ डायग्राम से देखो ये है हमारा क्या अपना नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन बोमेंस कैप्सूल PCT। उसके बाद हमारे ये हैनलेस लूप, हैनलेस लूप बहुत छोटा जो है अमाउंट में, अमाउंट नहीं बहुत छोटा इसका जो है स्ट्रक्चर मेडुलर रीजन में होता है, ऊपर ये अपनी DCT चली गई, ठीक है। और इसमें क्या होगी, वासा रेक्टा एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड। वासा रेक्टा एब्सेंट क्यों होगी, वासा रेक्टा जो है किसके अराउंड होती है, लूप ऑफ हेनले के। अब लूप ऑफ हेनले तो भाई मेडुलरी रीजन में कितना बिल्कुल छोटा सा है, तो अब ये तो बिल्कुल डायरेक्ट वासा रेक्टा ऑक्सीजन यहीं से लेके जा सकती है ना, तो इससे ज़रूरत ही नहीं कि ये पूरा ऐसे कवर करके जाए। बात करें जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन की, डायग्राम से देखो बहुत ये बड़ा होता है, लंबा स्ट्रक्चर होता है इस लूप ऑफ हेनले का, इसका बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पोर्शन कहाँ होता है हेनलेस लूप का, मेडुलरी रीजन में, ठीक है। तो इसमें वेल डेवलप्ड वासा रेक्टा होगा, वासा रेक्टा पूरा लूप ऑफ हेनले को अराउंड करेगा ऐसे, डन। बात करें अब यूरिन फॉर्मेशन की, हमारा यूरिन फॉर्मेशन टॉपिक पे आते हैं, जो थ्री टाइप से होता है। पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा ट्यूबुलर सिक्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर सिक्रेशन, डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये हमारी माल्फिजियन बॉडी में अकर होते हैं। माल्फिजियन बॉडी क्या होता है, माल्फिजियन बॉडी हमारा क्या होता है, पीछे हमने पढ़ा था, रेनल कॉर्पस्कल्स होती हैं ये, तो यहाँ पे जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। और इसमें आप डायग्राम देखो, डायग्राम से देखेंगे ये हमारी क्या है, एफेरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। बीच में ये है हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम, लास्ट में है हमारी कौन सी, एफेरेंट आर्ट्रियोल, नीचे है हमारी बोमेंस कैप्सूल। अब क्या है इसमें जो हमारी ये मिनिमम अपेरचर्स होते हैं हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम पे लगे, जिसकी वजह से जो हमारी कोई अपना सब्सटेंस है वो रिलीज़ हो सकता है हमारी, या एक हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू बोमेंस कैप्सूल में। बोमेंस कैप्सूल में पोडोसाइट्स होते हैं, मतलब ये छोटा स्पेस होता है जो अलाउ करता है ब्लड को पास करने में, बोमेंस कैप्सूल तक ब्लड पास हो सके बोमेंस कैप्सूल में, ये पोडोसाइट इसलिए होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है एक पैसिव प्रोसेस होता है। पैसिव प्रोसेस वो होता है जहाँ पे ATP की जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, ईजिली हो रहा है ना, बिल्कुल अपना ऐसे देखो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है, एक तरीके से डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, मिनिमम अपेरचर्स लगे हैं पोडोसाइट, जिसकी वजह से जो है सीधा जो है हमारा वेस्ट या फिर अपना यूरिया CO2 जो भी सब्सटेंस है वो अपने कहाँ बोमेंस कैप्सूल में रिलीज़ हो रहे हैं। नोट सेलेक्टिव प्रोसेस, सेलेक्टिव प्रोसेस नहीं होता, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई इस ये ब्लड का जो है ब्लड आता है वो कि ब्लड भाई अपना सिर्फ CO2 या फिर यूरिया ही पास करेगा बोमेंस कैप्सूल में, नहीं, कोई इसेंशियल सब्सटेंस भी है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, H+ जो भी है वो सब कुछ बोमेंस कैप्सूल में आता है, तो कोई सिलेक्टिव प्रोसेस नहीं है। ब्लड इज़ फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वहाँ से जो है ये फिल्टर्ड होता है ब्लड, ठीक है। ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम और बोमेंस कैप्सूल। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कौन सी हमारी, ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंडोथेलियम पहली, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन और लास्ट बोमेंस कैप्सूल का, बोमेंस मेम्ब्रेन का इनर कैप्सूल, ठीक है।
अब देखो फॉर्म्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, इसमें क्या है कि ब्लड से जो है ब्लड कॉर्पस्कल और उससे प्लाज्मा प्रोटीन होता है। तो मतलब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट होता है ये प्रोटीनलेस प्लाज्मा होता है। मतलब प्लाज्मा तो होता है, प्लाज्मा ही जाता है फिल्ट्रेट होकर ब्लड में ब्लड से, लेकिन जो है प्रोटीनलेस होता है, प्रोटीनलेस प्लाज्मा। डन। बात करें ग्लूकोज होता है क्योंकि सेलेक्टिव प्रोसेस तो है ही नहीं कि भाई ग्लूकोज इसेंशियल सब्सटेंस है तो उसको छोड़ देते हैं, वो वोमेंस कैप्सूल में ना जाए, ऐसा नहीं होता। अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, मिनरल्स, यूरिया सब पास होते हैं। नो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन, प्लेटलेट। मैंने यहाँ बताया कि प्रोटीनलेस प्लाज्मा ही जाता है, तो यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्रोटीन और प्लेटलेट्स पास नहीं होते। ठीक है। ओनली 20% प्लाज्मा फिल्ट्रेट, सिर्फ 20% प्लाज्मा फिल्टर्ड होता है। GHP, अब ये 2-3 टर्म को समझते हैं। GHP होता है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, 60 से 70 mmHg होता है। ड्यू टू डायमीटर डिफरेंस की वजह से हमारा ये प्रेशर, ये वो 3 प्रेशर है जो यहाँ पे अपने फिल्ट्रेशन के टाइम पे अप्लाई होते हैं। ठीक है। ये हमारा GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, डायमीटर डिफरेंस की वजह से यहाँ लगता है। डायमीटर डिफरेंस क्या, मैंने बताया था कि जो एफेरेंट आर्ट्रियोल है, इसका डायमीटर इफेरेंट आर्ट्रियोल से ज़्यादा होता है, यानी इनके डायमीटर में प्रेशर बना, यानी ग्लोमेरुलर इसमें अपनी GHP ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगा डायमीटर डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट है BCOP, ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, 28 to 30 mmHg ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, जो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से BCOP ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। और हमारा जो एक प्रोटीन होता है अपना एल्बुमिन नाम का, वो ऑस्मोटिक बैलेंस करता है हमारे ब्लड में, यानी BCOP को भी वो क्या करता है, बैलेंस करता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से BCOP एक प्रेशर लग रहा है। CHP कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, कैप्सुलर फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लगा, कैप्सुलर फ्लूइड क्या, हमारी वोमेंस मेम्ब्रेन में इनर कैप्सूल जो है उसकी वजह से जो प्रेशर, तो ये 3 प्रेशर वहाँ लगते हैं। नेट इफेक्टिव प्रेशर फिर क्या हुआ, GHP माइनस BCOP प्लस CHP, 70 इसकी थी, 30 वैल्यू इसकी 20, यानी 10 to 20 mmHg हमारा नेट प्रेशर लगता है ब्लड को वोमेंस कैप्सूल के वोमेंस मेम्ब्रेन के इनर कैप्सूल में जो है पास कराने के लिए। एक और टर्म है GFR, NCERT में दे रखी है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्टर्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स इन अ मिनट, सारी नेफ्रॉन्स यानी 2 मिलियन नेफ्रॉन्स के द्वारा 1 मिनट में जितना अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिल्टर हुआ है उस अमाउंट को हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट कहते हैं, जो हमारा 125 मिलीलीटर पर मिनट, 1 मिनट का 125 मिलीलीटर और एक दिन का 180 लीटर होता है। ठीक है। किडनी रिसीव करती है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्डिक आउटपुट, 1/5 पार्ट ऑफ कार्डिक आउटपुट, दैट इज 20%, 1100 से 1300 मिलीलीटर ब्लड इन अ मिनट। ठीक है। किडनी जो है सबसे ज़्यादा अमाउंट में कार्डिक आउटपुट को रिसीव करती है। कार्डिक आउटपुट क्या था, हमने अपने पीछे सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, 1 मिनट में जितना ब्लड जो है क्या होता है, सर्कुलेट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स के द्वारा। ठीक है। तो वो कितना है हमारा 1100 to 1300 मिलीलीटर ब्लड इन अ मिनट। RPF की बात करें, रेनल प्लाज्मा फ्लो। ठीक है। एक नई टर्म है, NCERT में नहीं है। रेनल से समझ आ रहा है किडनी की बात हो रही है। अमाउंट ऑफ प्लाज्मा डिलीवर्ड टू किडनी इन अ मिनट, जितना प्लाज्मा अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो है किडनी में 1 मिनट में डिलीवर हुआ, यानी अब 1100 से 1300 मिलीलीटर ब्लड है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, 55%, उसका 55% निकालेंगे तो 650 to 700 मिलीलीटर हमारे पास RPF की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। 20% ऑफ RPF की बात करें तो 650 और या फिर 700 मिलीलीटर का 20% करेंगे तो GFR की वैल्यू होगी 125 मिलीलीटर। तो ये GFR की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकली है। कैसे, 20% RPF रेनल प्लाज्मा फ्लो। 20% की बात क्यों की मैंने, क्योंकि 20% प्लाज्मा प्रोटीनलेस प्लाज्मा हमारे वोमेंस कैप्सूल में पास हो रहा था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पहले फिल्ट्रेशन वाले प्रोसेस में अपना। तो अब जो है हमारे पास यहाँ से किडनी रिसीव करती है कार्डिक आउटपुट 20%। ठीक है। कार्डिक आउटपुट का 20%। अब कार्डिक आउटपुट की वैल्यू क्या थी, 1100 to 1300 मिलीलीटर ब्लड इन अ मिनट।
उसका 55% निकालेंगे, यानी उसकी प्लाज्मा की वैल्यू निकालेंगे 650 टू 700 मिलीलीटर। अब जो है अब 20% 650 टू 700 मिलीलीटर का करेंगे, GFR की वैल्यू आ जाएगी 125 मिलीलीटर, यानी अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फिल्टर्ड बाय ऑल नेफ्रॉन्स इन अ मिनट। डन। सेकेंड स्टेप है अपना सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, मतलब इसमें 99% ऑफ जो हमारा सब्सटेंस है वो रीसिक्रेट हो जाते हैं, रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, सिक्रेट नहीं रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। समझिए 180 लीटर यूरिन हम पर डे में जो है अपना फॉर्म करते हैं, ठीक है, उसमें से 99% जो है वो वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी इसेंशियल सब्सटेंस जो हमारे होंगे वो रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर इसेंशियल सब्सटेंस जैसे हमारे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड और ये सब भी यूरिन के साथ पास होने लगे तो भाई बॉडी में तो कुछ बचेगा ही नहीं ना, सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट सब्सटेंसेस ही जा रहे हैं, तो इसलिए हमारा सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसेंशियल सब्सटेंस ट्रांसफर इनटू ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू रेनल ट्यूब्यूल। जो हमारी रेनल ट्यूब्यूल होती है उसके द्वारा इसेंशियल सब्सटेंस को ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से सीधा इसेंशियल सब्सटेंस को ब्लड में ट्रांसफ़र कर देंगे रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू। किस में आकर होती है ये, पीसीटी में। हमारी पीसीटी LOH मतलब लूप ऑफ हेनले, DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और एट द एंड कलेक्टिंग ट्यूब, चारों में होती है ये हमारी सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। और ये क्या है, एक एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट दोनों होता है इसमें। कैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट किन किन का होता है, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, अमाइनो एसिड। पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करें, वाटर, क्लोरीन, HCO3 नेगेटिव, यूरिया, H2O यानी वाटर का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, कोई ATP की फॉर्मेशन नहीं, उसका यूटिलाइजेशन नहीं, क्लोरीन, हाइड्रोकार्बोनेट, यूरिया एक्टिव, ग्लूकोज, सोडियम, पोटेशियम, अमाइनो एसिड। डन। अब बात करते हैं अपने थर्ड स्टेप की, जो कि क्या है हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन, अब ट्यूबुलर सिक्रेशन को डायग्राम से देखेंगे। बोमेंस कैप्सूल हमारी, ठीक है, नहीं, यह हमारी ग्लोमेरुलर अपनी क्या है, फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ से हमारा हुआ, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हुआ तो ये आया अपना नीचे, रेनल ट्यूब्यूल है ये हमारी। ये जो इसेंशियल सब्सटेंस थे ये हमारा पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, मतलब यहाँ से पूरा फिल्ट्रेट होके अपना एफेरेंट आर्टरियोल से, अपनी बेसमेंट मेम्ब्रेन से, पोडोसाइट्स से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो हो गया हमारा, तो यहाँ अंदर आ गया अपना ब्लड में। अब इसेंशियल सब्सटेंस थे, इसेंशियल सब्सटेंस का सेकेंड स्टेप रीएब्जॉर्प्शन हो गया कहाँ पे, ब्लड में, रेनल ट्यूब्यूल के थ्रू। जो बात कही थी वही तो हुआ ना, ये हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था इसमें, ठीक है, आया था ना हमारा वहीं से। ये हमारी रेनल ट्यूब्यूल से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से हमारा ब्लड में इसेंशियल सब्सटेंस हमने क्या कर दिया, डिलीवर करे। लास्ट हमारा होगा, अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे आ गया ब्लड, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या है, ब्लड है इसमें भी, ठीक है। ये हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी है, ठीक है, जो इफेरेंट आर्टरियोल से जनरेट होती है। ये हमारी पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, यहाँ पे ये हमारा ब्लड है, और यहाँ पे एट द एंड बिल्कुल लास्ट इस पे हमारा ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है यूरिन का क्या होता है हमारा, ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है, ठीक है। पॉइंट में देखेंगे, रिलीज ऑफ लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाय रेनल ट्यूब्यूल। जो लार्ज वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज होता है ब्लड में से उसे हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, रेनल ट्यूब्यूल से जो होता है। ये हमारा एब्जॉर्प्शन अपना ट्यूबुलर सिक्रेशन वाला जो प्रोसेस, एक्टिव प्रोसेस होता है, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। हाँ, मैंने देखा ये पीसीटी, ये डीसीटी, पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट, ये हमारी कलेक्टिंग डक्ट हो गई। और ये इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन का जो एक सिग्निफिकेंट काम है वो क्या होता है, आयनिक बैलेंस करना, पीएच को मेंटेन करना। आयनिक बैलेंस से क्या मतलब है, अब भाई आयंस अंदर ज़्यादा हैं, ठीक है, बाहर कम है, तो उनको बैलेंस करेगा ब्लड में से, और कैपिलरी वगैरह में पूरा आयनिक बैलेंस करेगा, सोडियम, पोटेशियम और अपना क्लोरीन वगैरह का, ठीक है।
फंक्शन पढ़ेंगे रेनल ट्यूबुल के, ये हमारी रेनल ट्यूबुल, ठीक है, इनके फंक्शन पढ़ेंगे 1 बाय 1। 4 थे हमारी रेनल ट्यूबुल, कौन सी? पीसीटी पहली, दूसरी हेनलेज लूप, तीसरी अपनी कौन सी थी? पहली पीसीटी, तीसरी हेनलेज लूप क्या थी? तीसरी थी डीसीटी। उसके बाद हमारा कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है एट द एंड। पीसीटी की बात करें, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन जो है पीसीटी में होता है इसके ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम की वजह से। एपिथेलियम टिश्यू एक ब्रश बॉर्डर नाम का होता है जो मैक्सिमम सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। मैक्सिमम सरफेस एरिया होगा तो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होगा, तो पीसीटी में मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन होता है। 70 to 80% जो है H2O और इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है, और 90% HCO3 नेगेटिव। 70 से 80% पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे और 90% HCO3 नेगेटिव। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। न्यूट्रिएंट्स कौन से रीएब्जॉर्ब होते हैं? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ठीक है। मेन साइट होती है ट्यूबुलर सिक्रेशन की। ट्यूबुलर सिक्रेशन की मेन साइट है अपनी पीसीटी मेन साइट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 70 to 80% of H2O and electrolyte reabsorb, 90% HCO3 negative। न्यूट्रिएंट्स में ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ड्यू टू ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, मेन साइट ऑफ ट्यूबुलर सिक्रेशन। ओके, मेडुला हैज़ हाई ऑस्मोलिटी बिकॉज ऑफ NaCl एंड यूरिया। अब देखो कोटेक्स और मेडुला दो रीज़न बताए थे किडनी में। अब कोटेक्स की जो है 300 ऑस्मोलरिटी होती है, जबकि मेडुला की हाई ऑस्मोलरिटी होती है। क्यों? क्योंकि 400 से 1200 तक चली जाती है इसकी NaCl और यूरिया की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। और यहाँ पे देखना पोटेशियम एक इकलौता ऐसा मिनरल होता है जो रीएब्जॉर्ब और सिक्रेटेड दोनों काम होता है। मतलब जो हमारा पोटेशियम है, देखो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट हुए NaCl वगैरह या अपना क्लोरीन, H पॉजिटिव, HCO3 नेगेटिव, सबका या तो किसी का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है या किसी का सिर्फ और सिर्फ सिक्रेशन हो रहा है। पोटेशियम एक ऐसा मिनरल है जिसका रीएब्जॉर्प्शन और सिक्रेशन दोनों चीज़ें होती हैं। पीसीटी में जो है कंसंट्रेशन और फिल्ट्रेट सेम होती है। पीसीटी अपना प्रोक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट का कंसंट्रेशन होगी वो सेम होगी, मतलब ब्लड की जितनी होगी उतनी ही पीसीटी में होगी फिल्ट्रेट की कंसंट्रेशन आइसोटोनिक टू ब्लड। और बात करें हाइड्रोजन और पोटेशियम, सिक्रेटेड फॉर पीएच मेंटेन एंड आयनिक बैलेंस। पीसीटी में जो है हाइड्रोजन का और हमारे पोटेशियम का जो सिक्रेशन होता है वो पीएच को मेंटेन करने के लिए और आयनिक बैलेंस के लिए होता है। नेक्स्ट बात करें हेनलेज लूप की। हेनलेज लूप जो है दो होती है, एक डिसेंडिंग और एक असेंडिंग। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है पैसिवली बिना एटीपी की यूटिलाइजेशन के, सो कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज होती है। अब जो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है, वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की बढ़ेगी, ठीक है। असेंडिंग लिम्ब क्या है? वो NaCl यानी हमारे इलेक्ट्रोलाइट को रीएब्जॉर्ब कर रही है। डिसेंडिंग लिम्ब जो होती है वो इम्परमिएबल होती है टू इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जबकि असेंडिंग लिम्ब जो है वो इम्परमिएबल टू वाटर होती है। असेंडिंग लिम्ब जो है एक्टिवली NaCl को रीएब्जॉर्ब करती है, थिक सेगमेंट होती है, कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट डिक्रीज होता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट वहाँ होते हैं, तो कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की कम होगी, जहाँ पे वाटर ज़्यादा होगा कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट इंक्रीज होगी। बेस ऑफ लूप जो होता है वहाँ पे हाइपरटोनिक हमारा होता है कंसंट्रेशन, देन ब्लड प्लाज्मा यानी 1200 होती है, जबकि ब्लड की मैंने बताया 300, मैंने नहीं बताया था शायद। ब्लड की जो कंसंट्रेशन होती है वो 300 होती है और हाइपरटोनिक बेस ऑफ लूप में 1200 चली जाती है वो। फिर नो पीएच बैलेंस एंड आयोनिक मेंटेनेंस, ठीक है, जहाँ पे कोई ये मतलब जो हेनलेज लूप है वो कोई पीएच बैलेंस या आयनिक मेंटेनेंस का काम नहीं करती, जबकि हमारी पीसीटी कर रही थी पीएच बैलेंस और आयनिक मेंटेनेंस का काम, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे डीसीटी की, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करती है? कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करती है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ H2 एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ पीसीटी, प्रोक्सिमल पार्ट पीसीटी का कौन सा? जो क्या करेगा? NaCl को रीएब्जॉर्ब करता है एक्टिवली
ड्यू टू एल्डोस्टेरोन हार्मोन हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। NaCl रीएब्जॉर्ब प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ DCT, डिस्टल पार्ट ऑफ DCT H2O एब्जॉर्ब करता है पैसिवली। H2O हमेशा पैसिवली ही जो है एब्जॉर्ब या रीएब्जॉर्ब होता है। NaCl मैंने पीछे बताया था वहाँ पे कि एक्टिवली इनका होता है अपना रीएब्जॉर्प्शन सिक्रेशन, और पैसिवली इनका होता है सब्सटेंस का। H2O पैसिवली ड्यू टू ADH नोन एज फैकल्टेटिव रीएब्जॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। ADH मतलब आगे आएगा, हम डिसीज में पढ़ेंगे तब बताती हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है सेम अमाउंट ऑफ HCO3 नेगेटिव ऑल्सो रीएब्जॉर्ब्ड इन DCT, मतलब जो सेम अमाउंट ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट का रीएब्जॉर्ब होगा DCT में, ठीक है। सेम अमाउंट ऑफ HCO3 नेगेटिव ऑल्सो रीएब्जॉर्ब इन DCT। HCO3 नेगेटिव रीएब्जॉर्ब्ड कहाँ पे, PCT और DCT में होता है, हेनलेस लूप में नहीं होता। HCO3 नेगेटिव रीएब्जॉर्ब PCT में भी था, DCT में भी है। H पॉजिटिव और K पॉजिटिव हमारा उसमें था अपना किसमें, PCT में भी था, ठीक है। आयनिक और pH बैलेंस के लिए, pH मेंटेन करने के लिए तो अमोनिया सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है DCT में, अमोनिया का, हाइड्रोजन का, पोटेशियम का सिलेक्टिव सिक्रेशन DCT में। डन। लास्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट की। लार्ज अमाउंट ऑफ H2O या सम सोल्ट रीएब्जॉर्ब, इसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में वाटर या कुछ सोल्ट रीएब्जॉर्ब होते हैं, ठीक है। सिलेक्टिव सिक्रेशन होता है हाइड्रोजन और पोटेशियम का। कंसंट्रेशन फिल्ट्रेट की इंक्रीज होती है कलेक्टिंग डक्ट में। जनरली हाइपरटोनिक यूरिन इज फॉर्म्ड। हाइपरटोनिक यूरिन क्या होता है, अब जैसे हमारा डायग्राम देखना आप, जो हमारा 295 PHP है, ठीक है। इसमें यहाँ से अगर बात करें कहाँ से, आप PCT से, PCT से हमारा 300 होता है, मतलब हमारे ब्लड का कंसंट्रेशन 300, हमारे कोटेक्स रीजन में osmolarity 300। तो जैसे वो अपनी PCT से अपना हेनलेस लूप से अपना DCT से कलेक्टिंग डक्ट, जो यूरिया हमारा पहुँचता है, यूरिया एट द एंड जो हमें मिलता है ना, वो 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है इनिशियल फिल्ट्रेट से, यानी 1200 हो जाती है उसकी कंसंट्रेशन। इनिशियली कितनी, इनिशियल स्टेज पे कितनी थी, हमें 300 मिली थी, ठीक है, ब्लड से। तो और एट द एंड जाते जाते उसकी 4 टाइम्स ज़्यादा कंसनट्रेटेड हो जाती है, यानी 1200 हो जाती है, ठीक है। Small amount of urea enter into filtrate through thin segment of ascending limb and urea back into interstitial fluid medulla by अपना DP and CD collecting duct and distal अपना वो DCT, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इसमें जो कुछ अमाउंट में यूरिया होता है ना, वो अपनी एंड में पहुंच गया, बिल्कुल मेडुला जैसे कलेक्टिंग डक्ट में है, वो कलेक्टिंग डक्ट के बिल्कुल नीचे, उसके बाद तो बस उसे पास ही होना है, बाहर पास ही होता है, अपने यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, फिर यूरिथ्रा से पास होता है, तो वो वहाँ पे है। उस टाइम कुछ अमाउंट में यूरिया जो है वो फिल्ट्रेट के थ्रू थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब एंड मतलब वो हमारे जो लिम्ब होता है ना, असेंडिंग लिम्ब, ठीक है, वहाँ पे चला जाता है और यूरिया अपना इंटरस्टिशियल फ्लूइड में यानी मेडुला रीजन में वापस चला जाता है, डीपी और सीडी यानी हमारा कलेक्टिंग डक्ट और डीपी के थ्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे पीसीटी। ये एक रिकेप है, क्विक रिकेप, तो इसको देखते हैं। पीसीटी में क्या होगा, फिल्ट्रेट आइसोटोनिक होगा, देन ब्लड प्लाज्मा, ठीक है, 300 ही होगी उसकी ऑस्मोलरिटी। डिसेंडिंग लिम्ब दो बताई थी, एक डिसेंडिंग एक असेंडिंग। डिसेंडिंग आती है पहले, उसमें फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक यानी बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा होगा। असेंडिंग लिम्ब में हाइपोटोनिक, ठीक है, हाइपोटोनिक यानी कम। डीसीटी में आइसोटोनिक सेम। सीडी कलेक्टिंग डक्ट में हाइपरटोनिक यानी कितना अपना हो जाएगा 1200, 300 से स्टार्ट हो गया 1200 में चला जाएगा। डिसेंडिंग लिम्ब और फिल्ट्रेट, डिसेंडिंग घटते क्रम में याद रखना चाहिए, डिसेंडिंग लिम्ब घटता क्रम यानी हाइपरटोनिक ज़्यादा, असेंडिंग बढ़ता क्रम यानी हाइपोटोनिक, फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक। डीसीटी में बात करें आइसोटोनिक सेम। सीडी कलेक्टिंग डक्ट में बात करें हाइपरटोनिक। डन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे टॉपिक कि जो किडनी का जो फंक्शन है वो रेगुलेट कैसे होता है। जो एडीएच की मैंने आपको बात की थी वो मैंने कहा था कि मैं आगे बताऊंगी, वो है एंटी डायरेटिक हार्मोन, हम उसे कहते हैं, वैसोप्रेसिन भी उसे कहते हैं। हाइपोथैलेमस जो है सिंथेसाइज्ड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से होता है, वो रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जो हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 22 लास्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा,
उसमें हम जो है ये डिटेल में पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड वाला सिस्टम, हाइपोथैलेमस का, ठीक है। एडीएच को क्या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, एडीएच को वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। एक्ट ऑन डिस्टल पार्ट ऑफ रेनल ट्यूब्यूल होती है उसका डिस्टल पार्ट, डीसीटी प्लस सीडी दूर का पार्ट, ठीक है, उसके ऊपर ये एक्ट करता है, इंड्यूस करता है H2 और रीएब्जॉर्प्शन इन डिस्टल पार्ट ऑफ डीसीटी एंड सीडी बाय इंक्रीजिंग देयर H2O परमिबिलिटी। एडीएच कब रिलीज होता है? जब हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है, उस दौरान हमारा एडीएच हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, वो इंड्यूस करता है H2 और रीअब्जॉर्प्शन डीसीटी और सीडी के डिस्टल पार्ट में बाय इंक्रीजिंग देयर H2O परमिबिलिटी। कैसे? हमारी बॉडी में हो गई वाटर की डेफिशिएंसी, डिस्टल कोरोनरी ट्यूब्यूल और सीडी कलेक्टिंग डक्ट में है वाटर, H2O है उनमें भी, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उनको इंड्यूस करेंगे कि भाई तुम H2O का रीअब्जॉर्प्शन करो, ठीक है, उनकी परमिबिलिटी बढ़ाओ, परमिबिलिटी बढ़ेगा तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या हमारे ब्लड या प्लाज्मा में जाएगा, वाटर हमारा रिलीज होगा जिसकी वजह से क्या हमारे अंदर, हमारे पूरी बॉडी में वाटर का जो है वाटर पास हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। ओस्मो रिसेप्टर लगे होते हैं जो रिकॉग्नाइज करते हैं कि अब बॉडी में वाटर की कमी डेफिशिएंसी हो गई है, जो स्टिमुलेट करेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन को इंड्यूस कराने के लिए कि H2O का रीअब्जॉर्प्शन कराओ, डीसीटी और सीडी का H2O परमिबिलिटी बढ़ाकर। ओस्मो रिसेप्टर हमारे हाइपोथैलेमस पे लगे होते हैं। व्हेन ऑस्मोलरिटी ऑफ ब्लड फ्लूइड इंक्रीज देन एडीएच सीक्रेट स्टिमुलेट। जब ऑस्मोलरिटी ब्लड फ्लूइड की इंक्रीज होती है उस टाइम एडीएच सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है, ठीक है। एडीएच कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल, कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट होता है इसका ब्लड वेसल। अब देखो ये मैंने वैल्यू दे रखी है, ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम, यूरिन मिक्सचरेशन रेट, ब्लड ऑस्मोलरिटी। एडीएच बीपी को, ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? एडीएच का रिलीज बढ़ाएगा। ब्लड वॉल्यूम को क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्या बताया मैंने? जब ऑस्मोलरिटी ब्लड फ्लूइड की इंक्रीज होती है एडीएच का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है। यूरिन की फॉर्मेशन, यूरिन को क्या करेगा? सिक्रेशन कम, मिक्सचरेशन रेट कम, ब्लड ऑस्मोलरिटी कम, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम और बीपी बढ़ाएगा, ठीक है। यूरिन मिक्सचरेशन रेट और ब्लड ऑस्मोलरिटी कम करेगा। मिक्सचरेशन रेट होता है जब अर्ज होती है यूरिन को पास करने की, ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को पास करने की, यूरिन को पास करने की जो अर्ज होती है उसे हम मिक्सचरेशन रेट कहते हैं। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, हाइपोसिक्रेशन जो है, हाइपोसिक्रेशन यानी एडीएच का कम सिक्रेट होना, उस कंडीशन को हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं, जिसमें यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है। यूरिन की वॉल्यूम जब बढ़ती है उस कंडीशन को हम पॉलीयूरिया कहते हैं, ठीक है। डायरेटिक सब्सटेंस होते हैं हमारे टी, कॉफ़ी, अल्कोहल जो सुप्रेस करते हैं एडीएच की सिक्रेशन को। एडीएच की सिक्रेशन अगर सुप्रेस कम होगी तो यूरिन की वॉल्यूम बढ़ेगी, वाटर की सिक्रेशन कम होगी, वाटर की सिक्रेशन कम तो यूरिन का वॉल्यूम ज़्यादा, उस कंडीशन को हम डायरेसिस कहते हैं। डायरेटिक सब्सटेंस कौन से? टी, कॉफ़ी, अल्कोहल। नेक्स्ट बात करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। रास मैकेनिज्म जिसे हम कहते हैं बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रास मैकेनिज्म, ठीक है। एनसी अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें क्या होगा, बीपी यानी ब्लड प्रेशर और बीवी, ब्लड वॉल्यूम जब कम होती है उस टाइम हमारा ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है, ठीक है। बीपी बीवी कम तो जीएफआर भी कम, तो जो जीएफआर में फॉल होता है वो एक्टिवेट करता है जक्स्टा ग्लोमुलर सेल्स को जो किडनी में है कि वो रेनिन रिलीज़ करे, ठीक है, रेनिन रिलीज़ करे। जब ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम का जो है लेवल गिर जाता है उस दौरान जीएफआर में फॉल हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट करता है जेजी सेल्स जो किडनी में होते हैं टू रिलीज रेनिन। ये एल्डोस्टेरोन सिस्टम ये जो क्या करते हैं, ये सोडियम और H2O का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। वो अपना किसका? सोडियम, वाटर और पोटेशियम का रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन और सोडियम और H2O को तो जो है रीअब्जॉर्प्शन करेंगे इनकी वैल्यू बढ़ा के, पोटेशियम का सिक्रेशन करेंगे डीसीटी और सीडी अपना कलेक्टिंग डक्ट में। अब देखो लीवर है, लीवर ने एंजियोटेंसिनोजन सब्सटेंस अपना रिलीज़ किया, ठीक है। किडनी से रेनिल रिलीज हुई, रेनिल ने जब एक्ट किया एंजियोटेंसिनोजन पे, जब एंजियोटेंसिन 1, ठीक है, ये रिलीज़ हुआ। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्टिंग एंजाइम जो लंग्स में प्रेजेंट है उसकी मदद से एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन 2 का क्या काम होता है?
वो एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। इंड्यूस करता है H2 और सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को पीसीटी में, इंड्यूस करता है H2 और Na पॉजिटिव की रीअब्जॉर्प्शन को पीसीटी में। स्टिमुलेट करता है सीक्रेशन ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एड्रेनल, जो इंड्यूस करेगा सोडियम और H2O की एब्जॉर्प्शन डीसीटी और सीडी में। पीसीटी में तो H2 और Na पॉजिटिव था, और अब एल्डोस्टेरोन के ऊपर जब ये सिक्रीट ये स्टिमुलेट करेगा एल्डोस्टेरोन को एड्रेनल कोर्टेक्स ग्लैंड से, क्या करने के लिए इंड्यूस करेगा सोडियम और H2O के एब्जॉर्प्शन को डीसीटी और सीडी में। बात करें ANF आर्ट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर की, वॉल ऑफ आर्ट्रिया में मतलब अपना प्रेशर देता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, मतलब ये रास मैकेनिज्म का अपोजिट, इनहिबिट करता है रेनिन सिक्रेशन को, स्टॉप करता है रास मैकेनिज्म, वैसो डायलेटर होता है डायलेटर, जबकि अपना रास मैकेनिज्म वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर था। इसमें क्या है, ब्लड वॉल्यूम और बीपी दोनों की वैल्यू कम हो जाती है। कुछ बात करते हैं यूरिन, यूरिन का pH 6 होता है एसिडिक, क्यों, सिलेक्टिव सिक्रेशन ऑफ H पॉजिटिव की वजह से, ठीक है। येलो कलर का होता है, येलो कलर यूरोक्रोम पिगमेंट की वजह से होता है। स्मेल अमोनिया की होती है, 25 से 30 ग्राम यूरिया पर दिन एक्सक्रीट होता है। ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एब्सेंट होती हैं यूरिन में, क्योंकि अगर इसेंशियल सब्सटेंस यूरिन में प्रेजेंट होंगे और वो पास हो जाएंगे तो बॉडी में जो है फंक्शनिंग नहीं होगी अच्छे से। ग्लाइकोसूरिया की बात करें, एक कंडीशन होती है जिसमें ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट होता है। कीटोन्यूरिया में कीटोन्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग डायबिटीज़ दो प्रकार की होती है, इंसिपिडस मेलिटस। जो इंसिपिडस में जो है एडीएच का सिक्रेशन कम हो जाता है, जिसमें मतलब ग्लूकोज कीटोन बॉडीज उसमें कुछ नहीं होता, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ जाती है। इंसुलिन में जो है ग्लूकोज और कीटोन बॉडीज प्रेजेंट होती है, यानी हमारे यूरिन में यूरिन वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। मतलब ग्लाइकोसूरिया और कीटोन्यूरिया का जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो डायबिटीज़ मेलिटस होता है। हीमोटोयूरिया होता है, यूरिन ब्लड में यूरिन आए, ब्लड में यूरिन नहीं, यूरिन में ब्लड आए। एल्ब्यूमिनोरिया, एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो होता है हमारा एक, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट में जो है हमारा डब्ल्यूबीसी का एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है यूरिन में आए जब। पोलीयूरिया होता है, यूरिन की वॉल्यूम बढ़ना। यूरीमिया होता है, एक्सेस यूरिया इन ब्लड। ग्लोमेरुलोनेफ्रिटीज, एक ब्राइट डिसीज जिसे हम कहते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाती है ग्लोमेरुलस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। रेनल कैल्कुली, किडनी स्टोन जिसे पथरी भी कहते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ इनसोल्यूबल सोल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो है वो एक्यूमुलेशन होता है वहाँ पे। मिक्चुरेशन होता है, वॉलंटरी सिग्नल जो हमारे होते हैं, CNS जो है वॉलंटरी सिग्नल देता है स्ट्रेचिंग यूरिनरी ब्लैडर को, ठीक है, जो जहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हमारे लगे होते हैं वो ब्लैडर की वॉल पे जो सिग्नल भेजेंगे CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनिशिएट करेंगे, जो ब्लैडर की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जहाँ फिर क्या होगा हमारा लास्ट रिलैक्सेशन, यूरिथ्रल स्फंक्टर हो जाएगा। 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे जो है हम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे। और यहाँ पे मैंने एक यूरिया बताया था, क्योंकि यूरिया और यूरिन अलग है। यूरिया 25 से 30 ग्राम यूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे अब कुछ और भी अदर ऑर्गन होते हैं जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस में मदद करते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस, एक्सक्रीशन ये होता है क्या है कि भाई अननेसेसरी या यूजलेस सब्सटेंस को जो है रिलीज़ करें। तो लंग्स जो है वो रिमूव करती है CO2 200 मिलीलीटर पर मिनट। हम जानते हैं लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा, सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज़ वाटर की भी। लीवर की बात करें, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंस होते हैं, रुबिनन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल जैसे जो है स्टीरॉयड हार्मोन, विटामिन ऐसे ये सिक्रीट करती हैं, पास आउट करती हैं अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट के थ्रू। स्वेट और सीबेशियस ग्लैंड, हमारा पसीना आता है वो हमारा एक्सक्रीट कर रहा होता है, ठीक है। NaCl, यूरिया, लैक्टिक एसिड को, स्टीरोस, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सीन थ्रो सीबम, जो हमारे फेस में जो ऑयल हम सुबह उठते हैं तो ऑयल की जो कवरिंग होती है वो सीबेशियस ग्लैंड का एक एग्जांपल है। काउंटर करंट मैकेनिज्म एक लास्ट टॉपिक है हमारे। काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है कि जैसे ये हमारा लूप ऑफ हेनले, ये हमारा वासा रेक्टा में एक तरफ ये नीचे ब्लड जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है, जबकि अपना इसमें लूप है हेनले में, जबकि ये हमारी वासा रेक्टा है, इसमें क्या हो रहा है, जहाँ पे
अपनी लूप ऑफ हेनले का सेंडिंग लिम्ब है, ये हमारी वासा रेक्टा का डिसेंडिंग है। ठीक है, जहाँ पे लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग है, ये वासा रेक्टा का डिसेंडिंग है। तो ये जो एक्सचेंज है ना, ये अपोजिट क्या होता है, ये अपोजिट फ्लो मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा दोनों का ही काम होता है। ठीक है, काउंटर मल्टीप्लिकेशन एक होती है। तो इसमें जो है डायग्राम से ये ज़्यादा अच्छे से समझ आए, मतलब कैसे ये मैकेनिज्म जो है मेनली हमारा NaCl और यूरिया के जैसे होता है। मतलब जो NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड है, वो ट्रांसपोर्ट होती है। असेंडिंग लिम्ब जो है हमारी हेनलेज लूप की, जो एक्सचेंज होती है डिसेंडिंग लूप ऑफ वासा रेक्टा है। मतलब ये NaCl जाएगा यहाँ पे, ये मैंने बताया ये असेंडिंग है, तो ये क्या हमारी डिसेंडिंग है। ठीक है, फिर NaCl कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियम में असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, ये हमारा असेंडिंग पोर्शन है। ठीक है, इसके थ्रू ये कहाँ जाएगा इंटरस्टिशियम में वासा रेक्टा के। फिर जो स्मॉल अमाउंट में यूरिया है वो थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब है, इसमें जो है एंटर कर जाएगा। ठीक है, और यूरिया इसमें एंटर करेगा थिन सेगमेंट के, तो जो क्या करेगा फिर वापस से इंटरस्टिशियम में कलेक्टिंग ट्यूब के थ्रू ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। स्पेशल अरेंजमेंट को हम हेनलेज लूप काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं, समझो। यहाँ पे NaCl जो है इसकी मदद से यहाँ पे जाएगा असेंडिंग का डिसेंडिंग में, यहाँ से जाएगा इंटरस्टिशियम में, इंटरस्टिशियम से यूरिया है, यूरिया फिर अपना क्या है असेंडिंग लिम्ब में जाएगा हेनलेज लूप के, वहाँ से वो वापस कॉन्वलेटेड अपना कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की मदद से अपना वापस चला जाएगा। ठीक है, एक मैं इस पे सेपरेट वीडियो बनाऊंगी पूरे काउंटर करंट वाले मैकेनिज्म पे, एक बहुत अच्छे डायग्राम के साथ। ठीक है, वहाँ से अच्छा क्लियर होगा। अभी मेरा आज इस टॉपिक को वैसे कवर तो नहीं कराना था, पर मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में अच्छे से बता दूंगी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म हो गया है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।